दोस्तों नमस्कार, इंडियन जीएस सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने हाजिर हैं एक नया टॉपिक लेकर। टॉपिक का नाम है अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। एक बार सरकार लेकर आई थी जीएसटी तो कहा था कि व्यापारियों को समझ में नहीं आया। फिर लेकर आई किसान बिल तो कहा कि किसानों की समझ में नहीं आया। अब लेकर आई है अग्निपथ योजना और कह रही है कि युवाओं को समझ में नहीं आया। आखिर ये कैसी योजना है, ये कैसा अग्निपथ है जो युवाओं की समझ में नहीं आया? आखिर सरकार ये क्यों नहीं सोचती कि फौज की नौकरी कोई चापलूसी करने की नौकरी नहीं है, बल्कि फौज की नौकरी है देशभक्ति की नौकरी, देश सेवा की नौकरी, देश के प्रति आत्मसम्मान की नौकरी, आत्मसमर्पण की नौकरी। ये नौकरी है जोश की, जुनून की, आग की नौकरी। इनका आत्मबल और इनका मनोबल इतना ऊंचा होता है कि जब 10वीं का रिजल्ट आता है, 10वीं के रिजल्ट के आने के तुरंत बाद ये रात दिन दौड़ते भागते फौज की तैयारी करते रहते हैं ताकि भर्ती होने पर देश की सुरक्षा कर सकें, देश के दुश्मनों से सरहदों पर लोहा ले सकें। ये देश की सरहदों की सुरक्षा करते हैं, देश की सरहदों पर पहरेदारी करते हैं, दिन में रात में, सर्दी में बरसात में, धूप में गर्मी में, ताकि देश के लोग चैन से रह सकें, सुकून से सो सकें। ये नौकरी है जज्बात की, ऐसे जज्बे की जब अपने आप को देश के प्रति पूरी तरह से समर्पित कर दिया जाए। ये नौकरी है ऐसी अपने आप को देश के ऊपर न्योछावर करने की। लेकिन सरकार ने जब एक नई योजना लॉन्च की जिसको कहा गया अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, जिससे सैनिकों का जो वास्तविक नाम था फौजी वो भी छीन लिया गया और एक फिल्मी नाम दिया गया अग्निवीर अग्निवीर अग्निवीर। सवाल ये उठता है कि इस योजना में ऐसा है क्या कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक, बिहार से लेकर तेलंगाना तक लगातार धरने, प्रदर्शन, आंदोलन हो रहे हैं। चारों तरफ आग ही आग है, रेलें जलाई जा रही हैं, बसें तोड़ी जा रही हैं, लेकिन सरकार है कि इनकी सुनने को तैयार नहीं और ये अग्निवीर अपनी बात को मनवाने की जिद पर अड़े हुए हैं। तो आइए जानते हैं कि इस अग्निपथ योजना में क्या है। देखिए, अग्निपथ योजना की कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहली बात यह है कि अग्निपथ योजना के अंतर्गत आर्मी में युवाओं का सिलेक्शन होना है और सिलेक्शन वैसे ही होना है जैसे पहले हुआ करता था। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि 4 साल के लिए ही इनका सिलेक्शन होना है। जब सिलेक्शन 4 साल के लिए होगा तो इन सैनिकों को किसी भी प्रकार की कोई रैंक पर नियोजित नहीं किया जाएगा। तीसरी बात यह है कि जो इनकी सैलरी रहने वाली है प्रथम वर्ष जो इनकी सैलरी रहेगी वो 30,000 रुपये रहनी है और जो चौथी साल ये सैलरी बढ़कर हो जाएगी 40,000 रुपये, 40,000 रुपये। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इन्हें 4 साल के बाद रिटायर होना है और जब ये रिटायर होंगे तो इन्हें किसी भी प्रकार की पेंशन नहीं मिलेगी, किसी भी प्रकार की पेंशन नहीं दी जाएगी। सिर्फ अगर कुछ दिया जाएगा तो वो दिया जाएगा 11 लाख रुपये, 11 लाख रुपये, और साथ में एक दिया जाएगा आर्मी से ट्रेंड होने का सर्टिफिकेट, आर्मी से ट्रेंड होने का सर्टिफिकेट। अब सवाल उठता है कि ये जो 11 लाख रुपए दिए जाएंगे कैसे दिए जाएंगे। देखिए, जो आपको सैलरी दी जाने वाली है 30,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से, इसमें से 30% सैलरी काट कर सेवानिधि फंड में डाल दिया जाएगा, सेवानिधि फंड में डाल दिया जाएगा। और इस तरह से जब आप 4 साल का कैलकुलेट करेंगे तो आपकी ही सैलरी से जो सेवानिधि फंड में आएगा 30% कट कर वो होगा 5,07,000 रुपये। और इतने ही रुपए विद इंटरेस्ट सरकार इसमें ऐड करके आपको दे देगी, जो कुल मिलाकर बैठेगा 11 लाख रुपये।
ये इस योजना का लब्बो लुबाब है। अब सवाल उठता है ये योजना आई कहाँ से है। देखिए ये योजना का जो मॉडल है, इस मॉडल को लिया गया है इजराइल से, मगर इजराइल के अंदर ये मॉडल अपनाया क्यों गया था, ये उसकी अपनी मजबूरी है। मजबूरी ये है कि इजराइल की जो जनसंख्या है सन 2020 तक के आंकड़ों के हिसाब से वो है 92.2 लाख, यानी इजराइल के अंदर कुल आबादी 92.2 लाख है, यानी कुल 1 करोड़ भी नहीं है, जबकि भारत की आबादी 135 करोड़ के आसपास है। तो भारत को इतने शॉर्ट टर्म पर आर्मी रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, और इतनी बड़ी आर्मी को 4 साल के बाद रिटायर करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, मगर सरकार ये योजना लेकर आई। अब सवाल ये उठता है कि जो ये धरना प्रदर्शन उत्तर से लेकर दक्षिण तक हो रहा है, इसके पीछे वजह क्या है। इसके पीछे सबसे पहली जो वजह है वो वजह ये है कि 4 साल के बाद इन युवाओं का क्या होगा, इनके परिवारों का क्या होगा, ये 4 साल के बाद कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे। इस तरीके से देखा जाए तो नीतिगत तौर पर ये नीति अपने आप में गलत है। गलत इसलिए क्योंकि ये 4 साल बाद आर्मी वालों को रिटायर कर दे रही है। 75% आर्मी मैन यानी अग्निवीर इस योजना के तहत बाहर हो जाएंगे। हर साल सरकार 46,000 अग्निवीरों का सिलेक्शन अग्निपथ योजना के अंतर्गत करेगी, और उनमें से 75% उनको हर साल बाहर करने हैं, यानी 4 साल के बाद। तो ये कितने बैठते हैं, लगभग 33,000 अग्निवीर बाहर हो जाएंगे। तो इस स्थिति में आप ये देखें कि मौजूदा स्थिति कहाँ जाएगी। अब कहा जा रहा है कि योजना अपने आप में बेहद बेहतरीन है क्योंकि युवाओं को समझ में नहीं आई है। असल में ये योजना क्या है, ये भरी जवानी में युवाओं को बेरोजगार करने की योजना है। जबकि अब तक माना क्या जाता था जो सेना की जॉब होती थी ये अपने आप में राष्ट्र सम्मान, देशभक्ति, देश प्रेम, देश सेवा की सर्विस थी, लेकिन अब इसको एक नौकरी बनाया जा रहा है। कैसी नौकरी, एक अस्थायी नौकरी, दोबारा से बेरोजगार हो जाने की नौकरी, भरी जवानी में बेरोजगार हो जाने की नौकरी, भरी जवानी में रिटायर हो जाने की नौकरी। जिस उम्र में शादी होनी होती है उस उम्र में रिटायर हो जाने की नौकरी। ऐसी उम्र में जब उनकी शादी हो जानी चाहिए थी, ये रिटायर होंगे तो रिटायर होके कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कैसे अपने आप को दोबारा से स्थापित करेंगे और कहाँ उनको जॉब मिलेगी। तो सरकार ये कह रही है कि 4 साल बाद जो अग्निवीर अग्निपथ योजना के अंतर्गत आर्मी से रिटायर होंगे उन्हें सबसे पहले तो आर्मी से ट्रेन होने का एक सर्टिफिकेट मिलेगा। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि वो भारत के दूसरे राज्यों के किसी भी विभाग में ज्वाइन कर सकते हैं। तीसरी बात वो ये कह रहे हैं कि असम राइफल्स और CAPF असम राइफल्स में जाने के लिए 10% का आरक्षण दिया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि सबसे पहली बात तो कि आर्मी कोई स्किल्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं है कि वो किसी जवान को अपने यहाँ स्किल ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट दे और उसका जवान जिसने स्किल हासिल किया है देश की सेवा करने का, देश की सुरक्षा करने का, वो अपने सर्टिफिकेट को लिए हुए यहाँ वहाँ फिरता रहे। दूसरी बात ये है दूसरे राज्यों के डिपार्टमेंट में कहीं भी नौकरी पाने की व्यवस्था तो पहले से मौजूद थी, तो इस योजना में क्या स्पेशल दे दिया। तीसरी बात यह है कि 10% का जो आरक्षण दिया जा रहा है इन अग्निवीर्स को कि वो CAPF और असम राइफल्स की नियुक्तियों में या रिक्रूटमेंट्स में जाके भर्ती हो जाएंगे। तो ऐसे पॉसिबल कैसे है कि 1 साल में जब 46,000 की भर्ती होगी और उनमें से 30% निकाल दिया जाएगा तो लगभग 33,000 अग्निवीर से एक ही झटके में बेरोजगार हो जाएंगे।
तो इतनी बड़ी तादाद में क्या असम राइफल्स और CAPF में वैकेंसी रहेंगी कि वो इनको ले लें? अगर इतनी भी नहीं रहेंगी तो हर एक तो अग्निवीर ये चाहेगा कि उसको ज्वाइनिंग मिले, लेकिन यहाँ तो 10% का ही कोटा मिल रहा है, तो हर किसी को ये मिल पाना नामुमकिन सी बात रहेगी। चौथी बात ये है कि भारत के अंदर बेरोजगारी पहले से ही इतनी है कि इतने सारे बेरोजगार यहाँ से तैयार हो जाएंगे, और जो पहले से बेरोजगार हैं वो भी लाइन में है, तो उनका क्या होगा? ये बड़ा सवाल है। अब सवाल उठता है कि भारत सरकार कह रही है कि हम अपनी आर्मी को आधुनिक बना रहे हैं और नए जमाने की आर्मी बना रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपको आर्मी को आधुनिक बनाना चाहिए, नए जमाने की आर्मी भी बनाना चाहिए, मगर सवाल तो ये है कि आज के दौर में जो युद्धों की स्थिति है वो परंपरागत नहीं रही, कन्वेंशनल वॉर नहीं रहे। अब जो वॉर हो गए हैं वो हो गए हैं कंप्यूटर वॉरफेयर, स्पेस वॉरफेयर, कंप्यूटर वॉरफेयर। तो इन तीनों सेक्टर्स में, यानी कंप्यूटर वॉरफेयर में, स्पेस वॉरफेयर में और भैया इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में भारत सरकार को जरूरत है कि नीति बनाए और उसके हिसाब से भारत की आर्मी को आधुनिक बनाए, मजबूत बनाए। और जहां तक बात है भारत की आर्मी की और भारत की आर्मी की संख्या की और उसके बजट की, तो हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए जो चीन है, चीन की जो आर्मी है वो आर्मी है 21,80,000 और इसका रक्षा बजट है 122 लाख करोड़, 122 लाख करोड़। जबकि जो इंडिया है यानी भारत, इसकी जो आर्मी है वो 14,55,000 है, 55,000। और रक्षा बजट है मात्र लगभग 6 लाख करोड़, 6 लाख करोड़। और अगर हम ये देख लें कि दुनिया में जनसंख्या की तुलना में एकमात्र उत्तर कोरिया ऐसा देश है जिसकी अपनी आर्मी 12,80,000 है। तो सवाल उठता है कि हम इतनी विशाल जनसंख्या वाले देश होकर एक शॉर्ट टर्म पे आर्मी क्यों रख रहे हैं, और उतनी जल्दी जहां एक एक्सपीरियंस आर्मी मैन की जरूरत होती है उसको इतनी जल्दी निकाल क्यों दे रहे हैं? तो ये अपने आप में सवाल पैदा करते हैं और इसीलिए चारों तरफ धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। असल बात ये नहीं है कि उनकी पेंशन खत्म कर दी गई, असल बात ये है कि 4 साल की जॉब करके वो कैसे रह पाएगा, जब उसको पता है कि 2-3 साल की तो वो सर्विस ट्रेनिंग करेगा और ट्रेनिंग के बाद उसके बाद 2-1.5 साल बचेगा, 2-1.5 साल में वो क्या करेगा, और उसको सामने दिखाई दे रहा होगा कि अब वो रिटायर होने वाला है। तो ये मामला आर्थिक से ज़्यादा मानसिक है। ये मानसिक इसलिए है कि मानसिक तनाव के साथ एक आर्मी मैन, जिसको अग्निवीर कहा जा रहा है, वो काम करने के लिए मजबूर होगा। तो एक मानसिक प्रेशर के साथ वो कैसे काम कर पाएगा कि उसको 4 साल के बाद बेरोजगार हो जाना है, उसे 4 साल के बाद दोबारा सड़कों पर आ जाना है, 4 साल बाद उसके भविष्य की कोई निश्चितता नहीं है। तो इन सभी पहलुओं को लेकर अग्निवीर जो योजना है, जो अग्निपथ के तहत आई है, अपने आप में गलत है। गलत इसलिए भी है क्योंकि ये आर्मी को कमज़ोर करती है। आर्मी को कमज़ोर इसलिए करती है कि यहाँ पर ज़बरदस्त अनुभवी सैनिकों की ज़रूरत है, और जब आप हर साल उनको नियुक्त करोगे, हर साल नियुक्त करो, नो प्रॉब्लम, लेकिन हर साल एक अच्छी खासी तादाद को रिटायर कर दोगे और कुछ ही लोगों को छोड़ोगे, तो उस स्थिति में सेना के सामने प्रॉब्लम आने वाली। लेकिन हमारी सरकार से अपील ये है कि सेना जो होती है, जब वो सेना के अंदर कोई आर्मी मैन, कोई जवान तैयार होता है तो तैयार होकर वो खरा सोना होता है। वो ऐसा सोना होता है कि वो जुनूनी होता है, जज्बाती होता है देश के प्रति, और वो देश का गौरव होता है, वो देश का मान सम्मान होता है। उसको यूं ही नहीं फिरने दिया जाना चाहिए, बल्कि उसके भविष्य का ख्याल रखा जाना चाहिए, उसकी सेवाओं का लाभ उठाया जाना चाहिए। तो सरकार को चाहिए कि अपनी योजनाओं पर पुनर्विचार करे,
युवाओं के भविष्य का ख्याल रखें और युवाओं को चाहिए कि अपनी बात को शांतिपूर्वक ढंग से कहें, गांधीवादी तरीके से कहें। कहीं पे आगजनी, पत्थरबाजी, तोड़ फोड़, ट्रेनों में आग लगाने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये आपका नुकसान है, देश का नुकसान है और इसमें किसी का कोई फायदा नहीं। जय हिंद, जय भारत।